हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम केस सिनेरियो 2 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने केस सिनेरियो 1 सॉल्व कर लिया था आईसीआई का ऑडिट का। तो इस वीडियो में हम केस सिनेरियो 2 सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केस सिनेरियो 2। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, क्वेश्चन पढ़ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि whether the motive regarding the obtained understanding the branch business is correct। मोदित की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या क्या ठीक है कि नहीं, वो पूछा है। तो सबसे पहले पैराग्राफ 1 में आते हैं और यहाँ पे हमें जब हम रीड करेंगे तो हमें यहाँ पता पता चलेगा एंगेजमेंट टीम मेंबर और सीए आदित्य जो थे उन्होंने कहा कि हमें क्लाइंट के बिजनेस को जानना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर को समझने के लिए। ओके, लेकिन जो मुदित था उसने अपने इंक्लाइनेशन देते हुए कहा कि हमें सारे बिजनेस के इन्वायरमेंट को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्लाइंट के बिजनेस इन्वायरमेंट को जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने ऑडिट प्रोसीजर को जानना चाहिए जो हमें परफॉर्म करना है। ओके, तो जब इसको तो अब आंसर्स में आते हैं। आंसर्स में क्या कहता है कि मोदी इज करेक्ट बिकॉज अ मेंबर ऑफ ऑडिट। करेक्ट तो हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि देखो नॉर्मली हम बिजनेस इन्वायरमेंट बिना इन्वायरमेंट जाने हम ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाते हैं। नॉट करेक्ट, ओके, यहाँ पे कुछ हो सकता है। हमें कंडक्टिंग एन ऑडिट, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो गलत था। उन्हें अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ अ क्लाइंट इज ऑडिट प्रोसीजर कंडक्टिंग इज इम्पोर्टेंट। यस, ये करेक्ट हो सकता है। हमें मोस्ट ऑफ द चीजें नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। देखो पार्शियली करेक्ट लिखा है तो ये तो गलत ही है। एंड नॉट करेक्ट बिकॉज सच इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स क्रूशियल पार्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर है बी। ओके, देन नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है, विच टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रोहित डिसाइड टू सेंड द डेटर्स वेरिफिकेशन बैलेंस स्टेट रिसीवेबल। कौन किस तरीके का कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वो मांगेगा। ओके, तो सबसे पहले केस सिनेरियो देखो कि उसने क्या बोल रखा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बोला कि एग्जिस्टिंग 5 लाख, 5 लाख से ऊपर जिसका है उससे मांगना है। तो यहाँ से रीड करोगे तो ही वेदर डिसाइड टू रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा एंड पॉजिटिवली वेदर बैलेंस इन his books tally with the balance mentioned in the request letter। उससे पूछेगा कि जो बैलेंस लेटर में बैलेंस दिया है क्या वही चीज आपकी बुक से मैच कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों हो सकता है, अगर मैच कर रहा है तो भी रिप्लाई देना पड़ेगा और नहीं कर रहा तो भी रिप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिवली रिप्लाई पूछा है यानी कि प्रॉपर रिप्लाई आना चाहिए। पॉजिटिवली लिखा है तो ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिवली मतलब कि प्रॉपर रिप्लाई उनकी साइड से भी आना चाहिए अगर हमने कुछ पूछा है तो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में तभी आता है जब गलती हो, लाइक मिसमैच करेगा तभी आएगा। और ये दोनों तो कोई कंफर्मेशन लेटर होते ही नहीं, तो ये तो वैसे ही हट गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आ जाएगा। ओके, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होता है जहाँ पे हम अगर कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई आना भी जरूरी है सामने से। अब वो सही हो गलत हो, कौन सा रिप्लाई आता है वो नहीं फिक्स है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन रिप्लाई आएगा जरूर, ये कंफर्म होता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। विच सैम्पलिंग मेथड विल बी ऑब्टेन बाय रोहित। रोहित द्वारा कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज किया गया था। ओके, वेरीफाइंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो सेम पैराग्राफ में लोन एंड एडवांसेस के बारे में बताया है। तो क्या बताया है कि बैलेंस ऑफ लोन एडवांसेस को चेक करने के लिए विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर। सिंपल यहीं पे हो गया कि बिना कोई स्ट्रक्चर, उसने कोई भी स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया, क्योंकि बाइसेंस नहीं होना चाहता था। उसको लगता है बाइसेंस नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करूंगा तो। ओके, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के नाम देखो। सबसे पहला क्या है, इंटरनल इंटरवल सैम्पलिंग। नॉर्मली यार इंटरवल सैम्पलिंग होता है, तो ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा। ब्लॉक सैम्पलिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉपर ब्लॉक्स बना के फिर उसके बाद चेकिंग की जाती है। और मॉनेटरी यूनिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे हमेशा पैसों के हिसाब से कितने की अमाउंट है उसके हिसाब से चेक किया जाता है। तो हमारा आंसर है हैपेजर्ड, क्योंकि हैपेजर्ड ऐसा मेथड है जहां रैंडमली कोई भी सैंपल यूनिट उठाया और उसको चेक कर लिया। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर इंटरवल नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरीफाइंग इन्वेंटरी क्लाइंट कंपनी। इन्वेंटरी को वेरीफाई करना है एंड विच असर्शन वेरीफाइड बाय ऑडिट। मुदित मुदित ने कौन सा असर्शन वेरीफाई किया है। तो सबसे पहले क्या बोला है, मुदित ने परफॉर्म किया है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म
to verify inventory balance as at the year end and does not include next financial year. अगले साल का जो इन्वेंट्री है वो इस साल की इन्वेंट्री में काउंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो दे बताना है हमें। तो उसके लिए कौन सा आता है, देखो यहाँ पे क्या-क्या चाहिए, वैल्यूएशन, नहीं ये वाला पॉइंट है ना, कट ऑफ, हाँ, कट ऑफ हो सकती है क्योंकि एक फिक्स डेट के दिन की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। तो वैल्यूएशन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हमने कोई वैल्यू की बात नहीं की है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नहीं होगा क्योंकि ना ही यहाँ पे किसी तरीके के प्रेजेंट या किसी नोट्स टू अकाउंट या किसी चीज की बात की गई है। राइट्स ऑब्लिगेशन होगा ही नहीं क्योंकि किसी भी तरीके की टाइटल रीड की बात नहीं की गई। तो कट ऑफ असर्शन रहेगा क्योंकि देखो उन्होंने बोला है कि एंड ऑफ द डेट, एंड ऑफ द डेट यानी कि वो चाहते हैं कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च 2021 या 31 मार्च हो ना, उस दिन की जो भी वहां तक की जितनी भी इन्वेंटरी है सिर्फ वही काउंट की जाए और आगे की ना की जाए। तो वो एक कट ऑफ असर्शन होता है। लास्ट लास्ट आता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की केस में क्या चेक किया गया है मोदी द्वारा, तो फिक्स्ड एसेट वाला पॉइंट पैराग्राफ देखो, ये वाला फिक्स्ड एसेट्स का था। तो विल आस्किंग फॉर सच डॉक्यूमेंट्स, documents from client, client से documents मांग किया, and title deed, he asked for title deed, यानी कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। देखो टाइटल डीड बोलते ही मन में आ जाना चाहिए वहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात की। अभी आप बाकी भी पूरा पैरा पढ़ोगे ना, कुछ नहीं बोला और कहीं पे कुछ नहीं है। ओके, तो इतना आते ही आपको समझ आना चाहिए कि यार यहाँ तो टाइटल डीड की बात हो रही है, यानी कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल फिर राइट एंड ऑब्लिगेशन वाला असर्शन हो जाएगा क्योंकि वैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं बोला, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के बारे में कुछ नहीं बोला और एग्जिस्टिंग की तो बात ही नहीं की। तो राइट एंड ऑब्लिगेशन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पांचों एमसीक्यू सॉल्व हो गए, हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इतनी जल्दी आपको एग्जाम्स के में भी करना है तो वो ऐसे ही नहीं होगा, आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ सेल्फ करो, कुछ वीडियोस के साथ करो, हर चीज को कवर करो, समझो। ओके, तो जितना ज्यादा आप करते रहोगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा एंड आपको क्लियर थॉट्स आते रहेंगे। तो आंसर चेक कर लो, लाइक ऑप्शन बी क्या था वो, मुदित नॉट करेक्ट वाला, फिर पॉजिटिव कंफर्मेशन वाला, haphazard सैम्पलिंग, कट ऑफ assertions एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसी के साथ हमारा केस सिनेरियो 2 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो और कि क्या क्या चाहते हो आप, लाइक कौन कौन से केस और सब्जेक्ट के कैसे सिनेरियो सॉल्व किए जाएं। ओके, और अगर वीडियो बेनिफिट हो रही हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।